नमस्कार मित्रों। आज हम लोग प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जहां से अक्सर आपके कंपटीशंस में क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसमें हम बात करें तो महाजनपद एक ऐसा सेक्टर है जहां जो 16 महाजनपद है वहां से किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं आपको जो है क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। उस विषय में हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला तो महाजनपद का नाम क्या है, उसकी राजधानी क्या है और वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है ना, उसका प्रेजेंट जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसको हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो सीरियल वाइज हम बात करते हैं। पहला अगर महाजनपद का हम बात करें तो अंग है। अंग की राजधानी चंपा है और वर्तमान समय में यह जो अंग का क्षेत्र आता है यह भागलपुर और मुंगेर एक बिहार में एक जगह पड़ती है उसके आसपास का, यानी पूर्वी बिहार। अगर आज की भौगोलिक सीमा की हम बात करेंगे तो यह पूर्वी बिहार के अंतर्गत आता है। दूसरा मगध का भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व योगदान है। भारत का इतिहास ही एक तरह से देखा जाए साम्राज्य का तो मगध से ही शुरू होता है विस्तृत रूप में, क्योंकि मगध एक ऐसे भौगोलिक परिक्षेत्र में स्थित था जहां पर उसके लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध थे। तो मगध, उसकी राजधानी राजगृह थी। बाद में वैशाली भी हुई, फिर पाटलिपुत्र हुई। तो यहाँ की राजधानियाँ जो है बदली हैं समय के हिसाब से। अलग अलग राजाओं ने उसको अपने हिसाब से जो है परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो मगध की राजधानी सर्वप्रथम राजगृह थी, बाद में वैशाली ट्रांसफ़र होती है, फिर आती है राजगृह और उसके बाद पाटलिपुत्र। वर्तमान का आप जो पटना और गया का क्षेत्र देखते हैं, यानी मध्य दक्षिण बिहार का क्षेत्र जो है मगध के अंतर्गत आता है और आप सभी जानते हैं कि यह सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में था। तीसरा प्रमुख राज्य आ जाता है काशी, जिसकी राजधानी हमें वाराणसी के रूप में दिखाई देती है। आधुनिक बनारस और उत्तर प्रदेश जो इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। चौथा आ जाता है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी आपको जो है प्रयागराज के पास स्थित है। प्रयागराज से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर कौशाम्बी में वर्तमान में किला है। वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित महाविहार है, वहाँ का एक्सकेवेशन किया गया है। कौशाम्बी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक साइट है। तो ये वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद हम बात करें तो 5वें नंबर पर आता है वज्जी की राजधानी जो है वैशाली थी और यह दरभंगा और मधुबनी के आसपास के क्षेत्र जो बिहार में पड़ता है उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद कोशल राज्य की बात करें तो कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी और यह वर्तमान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। यानी अगर हम जो है गोरखपुर के तरफ जाएंगे तो ये अयोध्या के आसपास वो गोंडा बहराइच के बीच का जो है श्रावस्ती उस जगह पर स्थित है। तो वह जो है कोशल राज्य के अंतर्गत आता था। उसके बाद अवंती की राजधानी दो थी, उज्जैनी और महिष्मती। यह जो है मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद मल्ल आता है। मल्ल की राजधानी थी कुशावती जो वर्तमान देवरिया है उत्तर प्रदेश में, इस एरिया में स्थित था। फिर आता है पांचाल जो है कि दो राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल में। उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तरी उत्तर प्रदेश में या बरेली का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर जो है हमें यह पांचाल का क्षेत्र दिखाई देता है। उसके बाद चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। वर्तमान बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र इससे बुंदेलखंड से सटा हुआ, वो जो है चेदी साम्राज्य के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। उसके बाद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसके अंतर्गत अगर वर्तमान समय में हम देखें तो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और उसके आसपास का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता था। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर आता है मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर थी जो वर्तमान में जयपुर जिले में जो
राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर जिले में यह जो है विराटनगर पड़ता है। तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है विराटनगर मत्स्य राज्य के अंतर्गत आता था। उसके बाद कम्बोज, और आपको बताएं कि जो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, यहाँ पर अशोक के अभिलेख भी हैं, यहाँ पर बौद्ध विहार भी हमको जो है मिले हैं, ठीक है। और यह यहाँ पर जो है हमें पैलियोलिथिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के एविडेंसेस भी मिलते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें तो कम्बोज पड़ता है। कम्बोज की राजधानी हाटक थी, जो राजौरी या हजारा के आसपास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में राजौरी के पास। फिर 14वें नंबर पर आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा अब आधुनिक समय में जो मथुरा है उसी के आसपास का क्षेत्र जो है सूरसेन के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। फिर अस्मक जो है पोतान इसकी राजधानी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दक्षिण भारत का इकलौता ऐसा जो है महाजनपद है जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण भारत का महाजनपद है। और यह क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन आपको दे देगा 16 महाजनपदों में से कुछ के नाम दे देगा, उसमें अस्मक को भी रख देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से, उपरोक्त में से या निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। तो अस्मक आपको याद रखना होगा, अस्मक की राजधानी पोतान, ये आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। या यह दे देगा कि जो है कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा, अस्मक, जिसकी राजधानी पोतान थी, ठीक है। और उसके बाद गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी। और तक्षशिला कहाँ, आप जान ही रहे हो कि पेशावर और रावलपिंडी के आसपास जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है उसी के आसपास जो है ये स्थित है। तो यहाँ से एक तो पूछ सकता है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इससे आ सकता है कि एक तो राजधानी आ जाएगी और महाजनपद दे देगा, कह देगा कि इनको आपस में आप मिलाइए। एक तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा आ सकता है कि महाजनपद दे देगा और कहेगा कि इसका वर्तमान समय में ये कहाँ स्थित हैं, इस तरह से मिलाने के लिए आ जाएंगे क्वेश्चंस। या तीसरा जो तरीका बन सकता है वो ये बन सकता है कि इनमें से, निम्नलिखित में से या उपरोक्त में से कौन सी महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आपका महाजनपद से संबंधित कोई क्वेश्चन ना आए। और अगर यह पूछा जाए कि इस महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो सबसे शक्तिशाली जनपद जो है मगध महाजनपद हमें जो है दिखाई देता है। और मगध महाजनपद से ही हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी जो एक इतिहास, साम्राज्यवाद का जो है इतिहास शुरू होता हुआ दिखाई देता है। वो क्यों? क्योंकि भौगोलिक रूप से वो गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण एक तो वो फर्टाइल लैंड हो गया, फर्टाइल लैंड के साथ वहाँ पर आसपास उपस्थित जो पहाड़ है उनसे उनको रॉ मटेरियल मिल गया। तो एक तरफ उनको जो है हथियार बनाने में सहूलियत हुई, दूसरी तरफ उनको जो है सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ। जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ तो वो भोजन करने के बाद या मनन चिंतन करने की स्थिति में आए और उसके बाद यह प्रोसेस जो है आगे शुरू हुआ। फिर कभी हम लोग जो है मगध जनपद पे बात करेंगे, मगध महाजनपद में, तब हम उनके और भौगोलिक एस्पेक्ट में बात करके आपको पूरी बात कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर इसको रखते हैं। धन्यवाद।